हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम ईवीएस के नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये 2019 दिसंबर में जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसमें जो भी ईवीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, हमने प्रीवियस 15 क्वेश्चन अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, मतलब मल्टीकल्चरल डायमेंशंस ऑफ डाइवर्स क्लासरूम को आप एड्रेस करें। सेकंड है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। Encouraging children to provide important information related to the concepts of EVS। तीसरा आता है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना और केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो सबसे पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा कि आप केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहकर बच्चों को नहीं पढ़वा सकते हैं, ना ही उनका इंटरेस्ट किसी चीज़ में जगा सकते हैं। आप एज अ टीचर क्या करेंगे? पर्यावरण अध्ययन के लिए जो डिज़ायरेबल प्रैक्टिस है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिज़ायरेबल प्रैक्टिस लाने के लिए जितने भी जो मल्टीकल्चरल हैं एड्रेस करना पड़ेगा। मल्टीकल्चरल डायमेंशंस ऑफ डाइवर्स क्लासरूम, विभिन्न कक्षाओं के जितने भी बहुसांस्कृतिक क्षेत्र हैं उनको आप संबोधित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग, बिल्कुल सही है। फिर है बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी बिल्कुल सही है। फिर बात आती है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ये भी गाइस हमारा सही जा रहा है। फिर है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो गाइस क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा जो ज्ञान की रचना है उसको आप कैसे बनाएंगे? तो केवल आप पाठ्य पुस्तकों में जो दी गई व्याख्या और परिभाषा है उनको पढ़वाकर बच्चों में आप नहीं बनवा सकते हैं। उनके जो ज्ञान की जो रचना है उसको नहीं करवा सकते हैं केवल पाठ्य पुस्तकों में उनकी परिभाषाएं रटवाकर। तो हमारा कौन कौन सा ए, बी और सी सही है। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में ए बी सी दिया है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, तो कौन कौन से तरीके हैं? तो देखते हैं गाइस। वृतांत, ठीक है, जब हम चीज़ों को नरेट करते हैं ये बहुत अच्छा तरीका है। वृतांत, कहानियाँ, ये भी अच्छा है। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या और है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, क्या होगा इसका? वृतांत और कहानियां जितने अच्छे से बच्चों को रिलेट कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता, तो ए और बी जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ए और बी किस में है? सेकंड ऑप्शन में। तो हमारा ए और बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बिल्कुल सही। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बिल्कुल सही। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, बिल्कुल सही। तो अब हमारे जहाँ पर भी ए बी सी तीनों ऑप्शन होंगे वो हमारे करेक्ट हो जाएंगे। हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल मैच खा रहा है। ठीक, नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्यों? पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला मतलब जो क्राफ्ट्स है उन पर ज़्यादा हम बल क्यों देते हैं? क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए। भाई ऐसा नहीं है कि बच्चों को आप एक्टिविटी में इसलिए लगा रहे हैं ताकि आप उन पर अनुशासन रख सकें, उनको डिसिप्लिन में रख सकें। तो ये जो ऑप्शन है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कैंसिल कर दिया। फिर बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, सही बात है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है, ये दोनों सही दिख रहे हैं। फिर है
समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि केवल हम पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं। हमारे बी और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने में सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो कौन कौन से हैं गाइस? एक तो परिवार के सदस्य, बिल्कुल सही, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र और कक्षा। तो गाइस देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या है, चारों ऑप्शन तो कहीं नहीं है, मतलब अब ये 3 ऑप्शन जहां पर भी होंगे हम उसको टिक करेंगे। परिवार के सदस्य हो गया, समुदाय के सदस्य हो गया और समाचार पत्र हो गया, मतलब ABC हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण करता है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात या ज्ञात से अज्ञात। तो गाइस हमेशा हम किस तरफ जाएंगे? नोन टू अननोन जाया जाता है। कैसे जाया जाता है? नोन टू अननोन, मतलब जो चीज़ें हमें आती होंगी हम सबसे पहले उसकी तरफ, और फिर जो चीज़ें नहीं आती हम उसकी तरफ अग्रसर बढ़ते चले जाते हैं। तो हमारा क्या होगा? ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? पोर्टफोलियो है, क्रम निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स है, लेकिन एनुअल अचीवमेंट जो टेस्ट है वो केवल रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है कि भाई लास्ट में आपने जो ईयर के एंड में जो एग्जाम होते हैं उसमें अगर बच्चा उपलब्धि पा जाएगा तो आप उससे उसकी रचनात्मकता का पता नहीं लगा पाएंगे। तो हमसे क्या पूछा गया था? नहीं पूछा गया था, मतलब हमें एक निगेटिव आंसर की तरफ जाना था। तो हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? निम्न में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? तो बच्चों के उत्तर को सही या गलत आंकना, तो गाइस ये कभी नहीं होगा कि आप बच्चों के उत्तर को सही या गलत आंकें। अगर बच्चा कभी गलत भी बोल रहा है तो वो उसकी एक लर्निंग प्रोसेस है, मतलब बच्चा कहीं ना कहीं अधिगम कर रहा है, कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो आप ये नहीं करेंगे कि उस बच्चे को जज करेंगे उसके सही और गलत आंसर से। तो हमसे क्या पूछा गया था? यही पूछा गया था कि पर्यावरण अध्ययन में आपको किस से दूर रखना है बच्चे के आकलन को। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती हैं और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती हैं। फिर है, बच्चे को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने प्रेरित करती है। सही बात है। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए करती हैं। सही बात है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को कहती हैं। सही है। बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने के लिए प्रेरित करती है। तो सबसे पहले ये कैंसिल हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन सही है। अब हमें क्या करना है, अगर इस तरीके से कंडीशन बन जाए कि हमारे एक से ज़्यादा आंसर सही है और हमें केवल एक ही पहचानना है, तो उसमें जो बेस्ट आंसर होगा हम उसकी तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अवलोकन की बात कही है और अनुभव की बात कही है। अब इस ऑप्शन में क्या है, इस दोनों की बात कह दी इन्होंने, अवलोकन की भी बात कह दी और अनुभव की भी बात कह दी। तो हमारा जो 3rd ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर है इन दो ऑप्शन की कंपैरिजन में। इनकरेज करेंगे हिज और हर चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व, शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड फॉलोड बाय डिस्कशन ऑन द एक्टिविटी। हमारा जो 3rd ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, सही तो एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कौन सा बेस्ट है हमें वो चुनना है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो मछली, कौवा, घड़ियाल, कछुआ, मछली है, घड़ियाल है, कछुआ है, ये सब पानी में रहने वाले हैं। हाँ, और जो कौवा है वो आकाश में उड़ने वाला है, तो ये अलग हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्रो हो जाएगा। ठीक है,
तो गाइज इस तरीके से अब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो अब आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। और ईवीएस की एनसीईआरटी मैं बार बार कहूंगी 3rd 4th 5th की चैनल पर अपलोड है, तो प्लीज सबसे पहले जाकर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उससे क्या है, आपका एक फुल बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है हमें मैच द फॉलोइंग करना है हांगकांग। तो हांगकांग में अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि वहां पर पकाया हुआ स्नैक खाया जाता है, कुक्ड स्नैक खाया जाता है। कहाँ पर? हांगकांग में। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन का 5th है। अब हम देखते हैं 1st 5th, भाई 3 ऑप्शन में है तो ये वाला तो हमारा कैंसिल हो गया, ये तो क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। अब हमें इन 3 ऑप्शन में से ही एक चुनना है। फिर है केरल में क्या होता है, केरल में क्या खाया जाता है, टैपियोका, उबला हुआ टैपियोका खाया जाता है। तो बी का क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। हम बी का फर्स्ट देखते हैं किस किस ऑप्शन में दिया हुआ है। बी का फर्स्ट केवल 2nd ऑप्शन में दिया हुआ है। अब हम और देख लेते हैं, कश्मीर में क्या होता है, कश्मीर में सरसों के तेल वाली जो बनी मछली होती है वो खाई जाती है। और गोवा में क्या खाया जाता है, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। मतलब सी का 2nd है, सी का 2nd है और डी का 3rd है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है गाइस तो मैंने एनसीईआरटी की जो समरी बनाई है उसमें एज इट इज है, एक बार आप पढ़िएगा जरूर, ठीक। तो आपको उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। झटके से अगर बात आएगी, झटके से अगर बात आएगी तो याद रखिएगा गाइज मैना है। और अगर 360 बात आती, 360 डिग्री की बात आती तो क्या आ जाता, आउल हो जाता, ठीक, याद रखिएगा। 2nd लास्ट है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार करना है। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों पर जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती है, बिल्कुल सही है। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, तो ये नहीं होता है। ये कहाँ होता है, आसाम में होता है। लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं जिन नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो अब ए और सी जिस ऑप्शन में होंगे वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए और सी किस में है गाइस, 3rd ऑप्शन में। और आज के लिए लास्ट है, इसी लास्ट क्वेश्चन को करते ही हम अपना 2019 का जो दिसंबर का पेपर है 1, जिसमें ईवीएस से क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनको हम क्लियर कर लिए हैं। हाथियों के विषय में क्या है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में 2-4 घंटे सोते हैं, बिल्कुल सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां खाता है, तो हमने क्या पढ़ा था, अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे उसमें हमने पढ़ा था 100 किलोग्राम। तो ये ऑप्शन हम कैंसिल कर देते हैं। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। और फिर है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है वो सभी फैसले लेती है, ये सही है। तो हमारा कौन सा, बी ऑप्शन गलत है। तो बी ऑप्शन जो जो इसे हम कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब हमारा सही आंसर क्या बचा, सी, डी और ए। तो गाइस इस तरीके से हमने अपने यहाँ पर जो ईवीएस के प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे 2019 में जो दिसंबर में पेपर हुआ था उसको क्लियर कर लिया है। इससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। और अगर आप सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट जैसे टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर ईवीएस पूछा जाता है, या आपके फैमिली में या फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।